हाय फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक बड़ी ही रोमांचक कहानी लेकर। एक भागी हुई लड़की। बार बार उस होटल वाली सांवली सी लड़की का चेहरा अनायास ही आंखों के सामने आ जा रहा था। हरे रंग की सलवार कमीज पहना, माथे पर दुपट्टा ओढ़े बाहर के किसी लड़के से बात कर रही थी। साथ में एक 5-6 साल का बच्चा भी था। पता नहीं क्यों मुझे उसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। मैं बार बार अपने दिमाग पर जोर देकर उसे याद करने की कोशिश करने लगी। अचानक दिमाग में एक नाम कौंधा, गोरकी। हाँ, हम सब उसे यही तो बुलाते थे। घर के पास वाले में उसका बड़ा सा परिवार उसके पूरे कुनबे के साथ रहता था। वो 2 बहनें थी। बड़ी बहन थी ज़रूरत से ज़्यादा सांवली और छोटी ज़रूरत से ज़्यादा गोरी थी। यही वजह थी कि दोनों बहनों का नाम कुछ और था, लेकिन सभी लोगों ने उन दोनों बहनों के रंग को ही उनका नाम बना दिया था, सांवरी और गोरकी। बड़ी बहन सांवरी काफ़ी शांत और शालीन थी। वहीं छोटी बहन गोरकी बिल्कुल जर्जर और ढीठ सी थी। दोनों बहनें अक्सर अपनी माँ के साथ हमारे घर आती थी। दोनों बहनें युवा अवस्था की दहलीज पर आ गई। इसी बीच बड़ी बहन की शादी तय हो गई। छोटी बहन अपनी बहन की शादी में लाल रंग के सूट में काफ़ी दमक रही थी। लेकिन बड़ी बहन की शादी के कुछ दिन बाद ही अचानक से ये खबर आई कि छोटी बहन कहीं चली गई। घर वाले उसे कुछ दिन ढूंढे भी, फिर मन मार कर अपने काम में लग गए। एक बार उसकी माँ मेरी माँ से कह भी रही थी, जी हम रोज़ कमाने वाले लोग उसे क्या ढूंढे। पुलिस के पास जाएंगे तो वहाँ भी पैसे ही लगेंगे। हम ये ही मान लेते हैं कि वो बेटी हमारी थी ही नहीं। एक ही बेटी से संतोष कर लिए हैं। पिता और भाइयों ने उसे ज़्यादा ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। फिर कुछ समय बाद मेरी भी शादी हुई और आज अचानक मेरी मुलाकात उससे हुई। मैंने सोची माँ को फ़ोन करके उसके बारे में बता दूँ, पर फिर सोची पहले खुद ही एक बार उससे बात तो कर लूँ। फिर जिस दिन मैं अपना ड्रेस लेने के लिए गई, वो उस दिन भी मुझे दिखी। पहले तो वो मुझसे नज़र चुरा कर निकल रही थी, लेकिन जब मैंने आवाज़ दी तो वो पास आकर बोली, दीदी आपने मुझे पहचान लिया। मैं बोली, क्यों कर नहीं पहचानती। पहचान तो आपको मैं उसी दिन गई थी, पर बोली नहीं, क्योंकि पता ना आप मुझे पहचानती हैं या नहीं। मैं बात को रोकते हुए बोली, कहाँ रह रही हो आजकल? शादी कर ली क्या? गोरकी ने एक लड़के की तरफ इशारा किया जिससे वो उस दिन बात कर रही थी। इशारा करते हुए कहा, वो हमारे शौहर हैं दीदी। फिर उस छोटे से बच्चे का हाथ पकड़कर वह अपने साथ आने को बोल रही थी। मैं भी यंत्रवत सी उसके पीछे आने लगी। कुछ तो उसके बारे में जानने की इच्छा और कुछ उसे यूं मना करना ठीक नहीं लगा। 1-2 गैलन पार करने के बाद एक पक्के घर में एक कमरे में ले गई। वो एक कमरा क्या था, उसका पूरा घर ही था। साइड में टेबल पर गैस रखी हुई थी और ऊपर बर्तनों और किचन का पूरा सामान। कमरे में एक चौकी थी जिस पर अभी तो कपड़ों का ढेर रखा हुआ था, उसके नीचे भी ढेर था। बच्चा घर में पहुंचते ही माँ का हाथ छुड़ाकर पास वाली गली में खेलने लगा। अब घर में सिर्फ हम और वो ही थे। गोरकी घर की इकलौती कुर्सी पर बैठने के लिए बोली, दीदी मेरा ये छोटा सा संसार आपको कैसा लगा? मैं जो अभी तक पूरे घर का मुआयना कर रही थी, थोड़ा सा चौंकी, गोरकी की तरफ देखा, फिर उससे बोली, तेरा पति मुस्लिम है क्या? तूने मुस्लिम से शादी कर ली है? वो जरा सी नज़र चुराते हुए बोली, हाँ दीदी, इसने ही मुझे घर से जाने में मदद की। फिर कुछ दिन बाद हमने निकाह कर लिया।
मैं थोड़ी सी गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम घर से भागी ही क्यों? तुम्हें घर वालों की याद नहीं आई? उनकी इज्जत का थोड़ा तो ख्याल किया होता। इज्जत का ख्याल? थोड़ी द्वेष सी वो मुस्कुराई तो मैं थोड़ी और चौंक गई। दीदी, अगर इतनी ही इज्जत का ख्याल था तो मेरे घर वाले मुझे कभी ढूंढे क्यों नहीं? हम जिस समाज में रहते हैं वो सिर्फ लड़कियों को ही गलत मानते हैं, भले ही उन्होंने गलती की हो। दीदी, आप तो हमारे घर की माली हालत जानती थी, लेकिन फिर भी दीदी की शादी में पापा और मम्मी ने अपनी हैसियत से ज़्यादा दीदी को दिया। दीदी भी अपनी शादी से खुश थी, लेकिन शादी के 6 महीने बाद दीदी को बच्चा ना हो रहा था तो उनके ससुराल वाले उन्हें ताने कसने लगे। बच्चे के बिना उनकी ज़िंदगी को सासरे वाले नर्क बनाने लगे। एक बार पापा और माँ ने जीजाजी को समझाने की कोशिश भी की तो उनका जवाब सुनकर सभी को सांप सूंघा। क्या बोला था तुम्हारा जीजा? वो मेरे चेहरे पर नज़र गड़ाते हुए बोला, आप लोग अपनी छोटी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दें, तभी आपकी बड़ी बेटी को मैं रखूँगा, वरना नहीं। बोलते हुए उन्होंने मेरी ओर देखा। सच कह रही हूँ दीदी, अपने जीजा से कभी कोई गलत बात भी नहीं की थी। मैं तो अपनी बहन का घर उजाड़ने की सोच भी नहीं सकती थी। अपनी बहन की शादी को खतरे में देख मेरा दिल भी दुख रहा था। इच्छा हो रही थी कि अपनी शकल को आग लगा लूं, लेकिन किसी ने मेरे दिल की बात ना समझी। बहन भी नाराज़ होकर मुझे ही बुरा कहने लगी। पापा और भाइयों ने भी पहले तो मेरी खूब पिटाई की, फिर बाद में वो भी दीदी को समझाने लगे वो इस रिश्ते के लिए सहमति दे दे, क्योंकि जीजा फ्री में मुझसे शादी जो करना चाहता था। शायद वो लोग मेरी शादी का दिन भी पक्का कर दिए थे, लेकिन मैं शाहजहान को सबसे पहले बता रही थी। मैं उसकी दुकान से कपड़े लाकर सिलती थी। मैंने शाहजहान से जब ये बातें कही तो उसने मुझे घर से भाग जाने को कहा। शादी करने का विचार तो न था हमारा, लेकिन शाहजहान की बीवी शादी के 2 साल बाद ही रिजवान को जन्म देते हुए गुजर गई थी। शाहजहान से जब ये बातें कही तो उसने मुझे घर से भाग जाने को कहा। शादी करने का विचार तो न था हमारा, लेकिन शाहजहान की बीवी शादी के 2 साल बाद ही रिजवान को जन्म देते हुए गुजर गई थी। शाहजहान रिजवान की परवरिश अकेले कर रहे थे। रिजवान मुझे ही अपनी अम्मी समझने लगा। कुछ दिनों तक तो मैं अपने घर वालों का इंतज़ार करती रही कि शायद वो आ जाए तो मैं अपनी जीजा से शादी नहीं करने की शर्त पर उनके साथ वापस जा सकती थी, लेकिन वो तो मुझे अटैच ही दे दिए। कुछ दिन बाद शाहजहान ने मुझसे निकाह कर लिया। अब तो मैं भी उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो बच्चा बेटा चांद नहीं है, मैं थोड़ा आश्चर्य से पूछ रही हूँ। उसी समय रिजवान आ गया और गोरकी को पकड़ा। अम्मी, मैं इस घर का ही बेटा हूँ। गोरकी मुझे चुप रहने का इशारा की और रिजवान को लाड करने लगी। थोड़ी देर बाद वो बोली, दीदी अब आप ही बताएं, ज़्यादा इज्जत का क्या काम? बहन का बसा हुआ घर तोड़ना या किसी का उजड़ा हुआ घर संभालना? शाहजहान ने कभी मेरे साथ कोई भी ज़बरदस्ती न की। शायद यही वजह है कि मैं उसकी ओर खिंची चली आई। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा, तुम अब भी घर नहीं जाना चाहोगी? शुरुआत में तो मुझे घर की काफ़ी याद आ रही थी। कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन वो लोग आवाज़ सुनकर ही काट देते थे। एक बार पता लगवाया तो पता चला कि दीदी को भी बच्चा हो गया। जीजा भी अब शांत हो गया, लेकिन अब मैं उन लोगों को नहीं देखना चाहती।
क्योंकि जीजा तो गैर था, पर मेरे अपनों ने भी मुझे नहीं समझा था। दीदी, आपसे विनती है मेरी, इस दुनिया के बारे में उन्हें नहीं बताएं। उनके लिए तो यह कलंक होता है, लेकिन मैं तो खुद को कलंक से बचाने के लिए भागी थी। कहते हुए वो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैंने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और थपथपाते बाहर आ गई। शायद उस पथ पर उसका सब कुछ था जो उसे चाहिए था। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।